एक सही एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? एक सही एस्ट्रोलॉजी ना आपको पूरा पूरा सर जैसे 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो एक इंसान की लाइफ को डिसबैलेंस कर सकता है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है? मैं कहूँगा राहु। एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की कुंडली, उसकी दशाएं कितने कितने साल पर दिखवानी चाहिए कि क्या अभी इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इम्पैक्ट नहीं होने वाला है? बच्चों की कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? देखिए, बच्चों की कुंडली आप जब दिखाओगे तो आप प्लान कर पाओगे। आजकल के जो लोग हैं, जैसे कोई जॉब करने वाला आदमी अचानक बिजनेस करने का प्लान कर लेता है, तो लोग देखता है कि हर आदमी स्टार्टअप कर रहा है, उसको अपनी कुंडली क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि आजकल लोग बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन लॉस हो जाता है। कि रीजंस क्या होता है? उसकी कुंडली में हो सकता है जॉब ही हो और अचानक बिजनेस करने का प्लान कर लेता है। उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप बहुत सिंपल तरीके से ये देखें कि पहली बात तो बेसिक आपको पता है कि लगन कुंडली, आप लगन कुंडली को सामने रखिए और आप देखिए कि आपके 10th हाउस में अगर बुध बैठे हैं, 10th हाउस में बुध बैठा व्यक्ति को बिजनेस करने की इच्छा। सर किस्मत और कर्म, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है एक इंसान के लिए? बिल्कुल, देखिए, कर्म से ही भाग्य बनता है जी। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कर्म को बहुत ज़्यादा हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आपका होस्ट गो बिजनेस इंडिया स्टूडियो से। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एस्ट्रोलॉजी। आजकल आप भी बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं। कैसे पहचाने कि जो एस्ट्रोलॉजर आपके सामने जो पॉडकास्ट के अंदर बता रहे हैं कि वो कितना सही बता रहे हैं और कितना गलत बता रहे हैं? आज के जो हमारे मेहमान हैं एस्ट्रोलॉजर राजीव जी हैं, और जो आज बात करेंगे सही एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो मैं नमस्कार करता हूं सर पॉडकास्ट। आप कैसे हैं? आप बढ़िया। सर आजकल एस्ट्रोलॉजी हर जगह बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग का समय चल रहा है। हर पॉडकास्ट या हर जगह एस्ट्रोलॉजी के बारे में अलग अलग तरीके से लोग विचार रख रहे हैं। बिल्कुल। तो हम एग्जैक्टली एक कॉमन मैन को कैसे पहचाने कि जो एस्ट्रोलॉजर जो विचार रख रहे हैं वो सही है या गलत है? एक एस्ट्रोलॉजर की पहचान कैसे करें? देखिए, आजकल मार्केट में ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं जी। और एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल जी। एक समय था कि ये एक डेडिकेटेड पर्टिकुलर सोसाइटी को ही डिवोटेड थी, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट तो आजकल कोई भी पढ़ सकता है, पर मैटर करता है कि उसके ऊपर कितना आपने रिसर्च किया। जी। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा प्रेडिक्शन देता है, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर कोई भी प्रेडिक्शन देगा तो वो पूरी की पूरी कॉन्फिडेंट होगा उसके ऊपर कि वो ऐसे चीज़ें घटेगी। जी। अगर कोई भी एक आजकल तो AI भी आ गया है, बिल्कुल सही, ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो यूज़ भी करना चाहिए। पर AI सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली हर चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकता। सही बात है। उसके अंदर कुछ चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता ही होता है और आपको हर लेवल पर चेक करना होता है। तो जो एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर होगा वो अपने खुद का एक्सपीरियंस और जो उसने रिसर्च किया है उसको पूरा का पूरा उसी को मिक्स करके आपको प्रेडिक्शन देगा और बहुत सारी प्रेडिक्शन उसकी सही होगी। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करें जिसको लंबा एक्सपीरियंस हो और जिसने उन टॉपिक्स पे रिसर्च किया हो, क्योंकि देखिए आजकल कंटेंट बहुत ईजिली अवेलेबल है। सही बात है, बिल्कुल। तो कंटेंट पढ़ के तो कोई भी आसानी से बोल देगा, सॉल्यूशन भी यही बता देता है आजकल तो। कोई भी बता देगा, लेकिन आपने उस पर रिसर्च कितना किया है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी टॉपिक पे, तो वो तो आपके कॉन्फिडेंस से ही आएगी। जी। प्लस एक्सपीरियंस से, क्या एक्सपीरियंस, जितना आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी 100% सही होती है जी, 100% सही होती है। ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। कमी कहाँ होती है? बताने वाले में जी। बताने वाला कमज़ोर हो सकता है, बताने वाले की नॉलेज कम हो सकती है जी, पर एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है और बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग ही इसको पढ़ेंगे, इसको कोई भी पढ़ सकता है। ये एक सब्जेक्ट है और इसको कोई भी ड्राइव कर सकता है, बशर्ते कि आपने उस पर रिसर्च किया हो। अब पंचम भाव से संतान का सुख देखा जाता है जी। पंचम में बृहस्पति बैठे हों तो संतान सुख अच्छा मिलता है। ये तो बिल्कुल साफ साफ दे रखा है एस्ट्रोलॉजी की भृगु संहिता में और सारे जितने भी ऋषि मुनियों के जितने भी शास्त्रों में सब में दे रखा है। लेकिन उसको कॉन्फिडेंटली होना कि उसको क्यों सही है कि नहीं है, वो आपके रिसर्च पर डिपेंड करता है। आप पढ़ लोगे, आप बोल दोगे, लेकिन क्या होगा कि नहीं,
ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने उस टॉपिक को उस पॉइंट पे रिसर्च रिसर्च किया। किया। एक सही एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? देखिए, एक सही एस्ट्रोलॉजी ना आपको पूरा पूरा आइडिया देती है, जी मार्गदर्शन देती है, आपको ये बताती है कि आने वाले समय में कौन कौन से इवेंट्स हैं जो घटेंगे। ठीक है। अब अगर मैं एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी में 12 खाने होते हैं। ठीक है। ये 12 का 12 खाने आपकी पूरी लाइफ के बारे में बताते हैं। ठीक है। लगन से शुरू कीजिए, लगन शुरू हो गया, आप अब ये सबसे बड़ी बात आती है, एस्ट्रोलॉजी बनती कैसे है, हॉरोस्कोप ये बनता कैसे है। जी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमने तो इस जन्म में कुछ किया ही नहीं, जी सही बात है। तो ये हो क्यों रहा है? हमने तो इसमें अच्छा हम कार्य किया तो है। जब से पैदा हुए हैं तब से तो बढ़िया है। जी 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 जी। मैं कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी एक कर्म शास्त्र है, ठीक है। मैजिक नहीं है। प्लीज़ आप लोग समझिए, मैजिक नहीं है, कर्म शास्त्र है। ये इसके अंदर जो बना हुआ है वो आपके कर्मों के आधार पे बना हुआ है। ठीक है। जो लिखा है उसके अंदर वो होगा, डेफिनेटली होगा। अब कर्म शास्त्र है, यानी कि जो कर्म आपने किए हैं उस कर्म के हिसाब से आपको शरीर मिला, यानी कि लगन। जी उस कर्म के हिसाब से आपको धन मिला, परिवार मिला। जी फिर आपके अपने छोटे भाई बहन मिले, जी। आपको अपने माता का सुख मिला, आपको संपत्ति का सुख मिला। उन्हीं कर्मों के आधार पे आपको संतान का सुख मिला, उन्हीं कर्मों के आधार पे आपको शत्रु मिले, आपको जीवन पार्टनर मिला, और आपको सोचने की शक्ति मिली, धर्म मिला, कर्म मिला, आपकी इच्छाएं आई और फिर मोक्ष आ गया। यानी कि सब कुछ आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे बना है। जी ऐसा नहीं है कि ये कर्म एक ही बार में ही सारे खत्म हो गए। सही बात है। ये कई कई जन्मों के कर्म हैं जो एक एक कुछ कुछ फिल्टर होके हर जन्म में आते आ हैं। रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अब बात यह आएगी कि कुछ लोग आप लोग कहोगे कि जब एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? जी मेरी अपनी रिसर्च बताती है एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखा है कि आप क्या क्या बनोगे। जी। आपको आईएएस बनना लिखा है तो आप बनोगे, लेकिन कर्म का सिद्धांत कभी भी नहीं छूट सकता। वो कर्म, उसके अकॉर्डिंग कितना कर्म करना है ये भी लिखा है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना कर्म के कोई चीज़ आपको मिल जाए? सही बात है। बिल्कुल सही। नहीं हो सकता ना। तो कर्म के आधार पे ही चीज़ें होती हैं। अगर आपके कुंडली में लिखा है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ मिलनी है, तो ये भी लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग आपको कितना कर्म करना है, जी जो कि आपका 3rd हाउस बताता है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जैसे मान लीजिए मेरे प्रारब्ध से आज का सुख या दुख बन गया, एस्ट्रोलॉजी उसमें कितना हेल्प करती है? मान लीजिए आज मेरे समय दुख का समय चल रहा है, क्योंकि दुख के समय ही लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में याद आती है कि भाई आज हमारा संकट का टाइम है, हमें एस्ट्रोलॉजी से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी लोग समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रारब्ध है, जो मुझे दुख भोगना है, जो मेरा बुरा वक्त चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी उसमें कितना हेल्प करती है? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जी कुंडली के अंदर कुछ शुभ ग्रह होते हैं और कुछ जो है क्रूर ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह की कैटेगरी में आते हैं आपके बृहस्पति देव, ठीक है। फिर शुक्रदेव, ठीक है। बुध देव और आपके चंद्रदेव। ठीक है। जो नर्सिंग नेगेटिव प्लैनेट आते हैं उनमें आते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य और केतु। केतु भी एक तरह से शुभ ग्रह ही होता है, लेकिन उसको नेगेटिव प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही शनि का अलाइनमेंट होता है। ठीक है। जिस भी जगह पे आपकी हॉरोस्कोप में शनि बैठे हैं, वो साफ साफ बताता है कि आपका पिछले जन्मों का उस भाव से या उस खाने से, कुंडली से आपके कर्म पेंडिंग है। ठीक है। यानी कि अगर कुंडली के 2nd हाउस में शनि बैठे हैं तो आपका पूर्व जन्म के अपने परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म पेंडिंग है। ठीक। आपको उसको करना ही होगा। 4थे भाव में बैठे हैं तो माता से संबंधित कर्म पेंडिंग है, अपनी मातृभूमि से संबंधित कर्म पेंडिंग है, आपको करना ही होगा। तो कुंडली के अंदर जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य के कारक होते हैं बृहस्पति देव जी। अब मान लीजिए किसी के ग्रहों में अगर किसी का बहुत ही बुरा समय चल रहा है, तो बुरा समय क्या होता है?
पूरा समय मतलब जब आपकी कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु या मंगल की महादशा आ जाए और इनकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली के अंदर कई ऐसे भावों में 6, 8, 12 भावों में हो जाए, तो वो एक उस समय एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। जिसकी वजह से लाइफ में हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। ठीक है अब ये तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से अलाइनमेंट हुए हैं, जी तो बदल कैसे सकते हैं? जी देखिए, बदला कुछ नहीं जा सकता। मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बहुत सारे कोई लोग नहीं दावा बदल करते सकता। हैं। बिल्कुल, इसको इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बिल्कुल लॉजिकल बताएगा कि कर्म को कैसे अलाइन करें। जी अगर हम अपने कर्म को कुंडली के हिसाब से अलाइन करेंगे तो चीज़ें आसान बन जाएंगी। जी अब अगर हम उसी को पलटने की कोशिश करेंगे, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं कि आप बस बता दो कि फटाफट ख़त्म हो जाए, जी फटाफट कुछ नहीं होता। हर चीज़ प्लान्ड है, हर चीज़ उसके अंदर जो नेगेटिव है वो भी प्लान्ड है, जो पॉजिटिव हो वो भी प्लान्ड है, आपके बच्चे कैसे होंगे वो भी प्लान्ड है, वाइफ कैसे होगी वो भी प्लान्ड है। जी अब जो नेगेटिव कर्म हो गए हैं, तो उसको कम करने के लिए इस जन्म में हम अगर कुछ पॉजिटिव कर्म करते हैं तो वो चीज़ें बैलेंस करती हैं। सर जैसे किसी पे राहु की दशा, जैसे लोग कहते हैं राहु की दशा बहुत खराब होती है, कोई कोई कहता है राहु की दशा बहुत अच्छी भी होती है, अलग अलग लोगों के विचार हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी कुंडली चेक करवाई, उसको पता चला कि भाई अभी ये नेगेटिव प्लान, जैसे आपने बताया कि राहु की दशा चल रही है, तो लोग उसके लिए रेमेडीज बता देते हैं कि भाई आप राहु का मंत्र कीजिए। तो क्या वो इम्पैक्ट करता है, वो हेल्पफुल होते हैं वो सारी चीज़ें? बिल्कुल जी सही क्वेश्चन पूछा आपने। राहु की दशा जब चलती है, मैं बताता हूँ कि राहु की दशा जब भी किसी बच्चे की कुंडली के अंदर जी उसकी पढ़ाई के दौरान आ जाए, जी तो समझ लीजिए कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब देखिए, नॉर्मल तरीके से देखें तो प्रॉब्लम है, जी लेकिन वो समय ऐसा होता है कि राहु उस व्यक्ति को अलग अलग जीवन के संघर्ष से निकालेगा, सिखाएगा, जिससे कि वो आगे आने वाली जो दशा है, आप जी। दशाओं को देखिए कि कैसे अलाइनमेंट होता है। जी राहु की दशा व्यक्ति को इतना ज़्यादा परेशान करेगी, इतना ज़्यादा सिचुएशन से निकालेगी, इतनी नेगेटिव सिचुएशन से लेके जाएगी, एक्चुअल में देखें तो वो नेगेटिव है, जी लेकिन रियलिटी क्या है, वो हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है, उस लेवल पे लेके जाए जिससे कि हम आगे challenges ग्रो कर सकें। जी जी अब जब इसके बाद जुपिटर की दशा आती है, जुपिटर भाग्य के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, पैसे के कारक होते हैं, और उससे पहले अब जाहिर सी बात है, बिना संघर्ष और बिना कर्म के तो कोई चीज़ मिलेगी नहीं। जी तो वो कर्म का जो श्रृंखला है, जो कर्म का जो शेड्यूल है, वो इसी टाइम में मिलता है, ठीक है और इसी टाइम में बहुत कष्ट भी होते हैं जैसी उनकी प्लेसमेंट होती है। ठीक है अगर मान लीजिए राहु का प्लेसमेंट गलत है, मान लीजिए आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, अब 7th हाउस में बैठा हुआ राहु डेफिनेटली 100% वैवाहिक प्रॉब्लम देगा। ठीक है क्यों? राहु एक्सपेंशन के कारक है। राहु जहाँ बैठता है उस भाव से संबंधित चीज़ों को उस जगह एक्सपैंड कर देता है। ठीक है अब जिस पार्टनर के उस भाव में 7th हाउस में राहु है, तो वो व्यक्ति उस रिलेशनशिप में कमिट होने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है वो कमिटमेंट ही नहीं दिखा पाएगा, जी क्योंकि राहु ना बंध नहीं सकता, उसे एक्सपेंशन चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के दो तरीके हैं। जी मंत्र बताए जाते हैं, ठीक है मंत्र बताए जाते हैं, मंत्रों से मंत्र की फ्रीक्वेंसी होती है, जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऑरा हमारे अराउंड क्रिएट होती है, जी और यही पॉजिटिव ऑरा राहु की नेगेटिव एनर्जी को कम करती है। ठीक है तो ये रेमेडीज काम करती हैं, डेफिनेटली काम करती हैं, पर रेमेडीज के अंदर भी 3 तरह के टाइप्स हैं। कैसे? ठीक है पहला आ जाता है कुछ रेमेडीज जो हम खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, जैसे दान करना, जी है ना। दूसरी कौन सी आ जाती है? जिसमें मंत्रों का जाप करते ठीक है हैं। मंत्रों का जाप, अलग अलग ग्रहों के मंत्रों का जाप है। जी हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं जिनको अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बताए गए हैं। जी मंत्रों का जाप किया जाता है, मंत्रों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। दान होता है, दान की भी फ्रिक्वेंसी होती है। दान की जब हम किसी को दान करते हैं तो उस ग्रहों से संबंधित चीज़ों को हम दान करते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी कम होती है। ठीक है अब तीसरा होता है हम स्टोन्स भी पहनते हैं, आपने सुना होगा, हाँ, है ना? रत्न वगैरह वो भी वर्क करता है। पर इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से है, इंटेंसिटी के हिसाब से। ठीक है
कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी हमने ये इसका उपाय करना शुरू किया, हमने रेमेडी करनी शुरू की। जी तो रेमेडीज का एक कंसेप्ट होता है, कोई भी रेमेडी एटलीस्ट 50 से 60 दिन ज़रूर करें रेगुलर, ठीक है। तब उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब कुंडली के अंदर दे रखा है कि नेगेटिविटी है, जी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, उनका इफेक्ट है, लेकिन कुंडली के अंदर तो ये सारे आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से हैं। जी तो इस जन्म में हम क्या करें? इस जन्म में अगर हम उसी से रिलेटेड कुछ ऐसी रेमेडीज करते हैं, देख रहे हैं कि शनि की वजह से पीड़ा है, तो अगर हम शनि से संबंधित कार्य करते हैं, जी लोगों को दान देते हैं, समय समय पर लोगों की हेल्प आउट करते हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको टाइम से सैलरी देते हैं, जी जो हमारे साथ काम करते हैं उनका ध्यान रखते हैं, जी हमारे घर में जो बहुत सारे स्टाफ जो काम करता है, हमारे लिए काम करता है, उनके लिए हम हेल्प करते हैं, तो शनि डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ठीक है। वो जो नेगेटिविटी आपके बर्थ चार्ट में बनी हुई है तो वो कम होती है। तो ये रेमेडीज ऐसा नहीं है कि एक दिन पे होता है, ठीक है। इसको आपको रेगुलरली लाइफ टाइम करना ही चाहिए। ऑल टाइम। बिल्कुल। और मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कुछ रेमेडीज आप रेगुलर अपनी लाइफ में ज़रूर किया करें और वो 100% काम करती है। कुछ कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। जी क्या कर सकते हैं आप? शनि राहु केतु को मंगल को बैलेंस कीजिए। जी कैसे कर सकते हैं? शनि से संबंधित कार्य करना, शनि से संबंधित लोगों की हेल्प करना, और शनि से संबंधित जितने भी लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, जो वंचित लोग हैं सोसाइटी में, उनके समय समय पर हेल्प करते रहना। ठीक है। ये शनि से संबंधित बहुत अच्छी रेमेडी है। जी आप जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करोगे, आप जितना ज़्यादा डिसेबल लोगों की हेल्प करोगे, आप जितना ज़्यादा जानवरों की हेल्प करोगे, जानवरों से जुड़ोगे, उनको कुछ खाने को दोगे, आपके शनि बहुत अच्छे हेल्प हेल्पफुल करेंगे। करेंगे। और राहु भी आपके इसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। तो शनि राहु केतु को बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है, लोगों की हेल्प करो, जानवरों की हेल्प करो। अगर आप डॉग्स की हेल्प करते हो तो केतु राहु बैलेंस हो जाते हैं, आप गरीब लोगों की हेल्प करते हो, अपाहिज लोगों की हेल्प करते हो, शनि बैलेंस हो जाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी रेमेडी है। जी जी। और कोई भी एक कर सकता है। बिल्कुल, और एक रेमेडी तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ जो बिल्कुल हमेशा काम करती है, बट रेगुलर कीजिए। जब भी कभी आप कुछ खाएं, कहीं खा रहे हैं, कुछ कहीं गए हैं और कुछ ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसको जो नीडी है, जो परेशान है, आप जो भी खा रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के उसको दे दीजिए। ये आदत बना लीजिए। जब भी खाना खाने बैठे उसमें से एक टुकड़ा निकाल के गौ माता का, एक टुकड़ा निकाल के कौवे का, एक टुकड़ा निकाल के आप जो डॉग्स कुत्ते होते हैं उनके लिए निकाल के रख दीजिए, और बाद में आप उनको दे दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे, मैं 100% बता रहा हूँ, लाभ होगा ही होगा, पर रेगुलर। ऐसा नहीं है कि 4 दिन आपने कर लिया और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट मिल जाए, है ना। तो रिजल्ट के लिए आपको लॉन्ग टर्म तक उसको करना हो। सर जैसे 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा जो एक इंसान की लाइफ को डिसबैलेंस कर सकता है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है? मैं कहूँगा राहु। राहु सबसे ज़्यादा। अच्छा। राहु की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि राहु जब कुंडली में आते हैं, राहु की महादशा अंतरदशा आती है, वो 100% परेशान करेगी ही करेगी जी। राहु की रेमेडी बहुत, जैसे मैंने बताया, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का कंटिन्यूस पाठ, और हनुमान जी के जितना ज़्यादा आप आराधना करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और जानवरों की सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे, मैं 100% बता रहा हूँ, लाभ होगा ही होगा। राहु को बैलेंस करने के लिए आपकी कुंडली के अंदर ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों से कनेक्ट करें। ठीक है। और जितना ज़्यादा टाइम से अपने घर की चीज़ें व्यवस्थित रखें, घर के अंदर बिल्कुल नेचुरल तरीके से साफ़ सफाई रखें, किसी भी तरह का टूटा फूटा सामान ना रखें, टूटी फूटी घड़ियाँ, कांच, जो घर की व्यवस्था होती है उसको बहुत तरीके से सॉल्यूशन रखें। अगर आप इतना भी करते हैं तो राहु की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो बैलेंस हो जाती है। राहु सबसे ऐसे प्लैनेट हैं कि आपके चलते चलते करियर को ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल। मैं 100% बताता हूं कि जिसकी नौकरी चल रही है और उसकी राहु की महादशा आ जाए, उसको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है। कुंडली में मतलब आपकी डे टू डे लाइफ में नौकरी जाने का सबसे बड़ा कारण राहु होते हैं। बिजनेस लॉस भी। बिजनेस लॉस,
कोई बिजनेस लॉस हो, पैसे का लॉस हो, अचानक से नौकरी चली गई, समझ गया कोई अचानक मतलब राहु। और हेल्थ पे इम्पैक्ट आ जाए तो किसी। डेफिनेटली राहु शनि का ही रोल होता है। ठीक है अब इसके अंदर यह एक चीज है कि अचानक आने वाली चीजें कौन सी होती है? राहु। जी और राहु और आपका कुंडली का अष्टम भाव, ठीक है। जब भी कुंडली का अष्टम भाव एक्टिव होगा तो आपकी कुंडली के अंदर अचानक चीजें पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों घटेंगी। दोनों हो जाएंगे। पॉजिटिव डिपेंड करता है कि आपका अष्टम भाव कैसा है, क्योंकि अष्टम भाव पैसा भी है, जी छुपा हुआ पैसा, आपकी वाइफ के द्वारा आने वाला पैसा। आपकी कुंडली का अष्टम हाउस मजबूत है तो आपको अपने ससुराल से या अपनी वाइफ से या पार्टनरशिप से या पार्टनर के पैसे से हमेशा लाभ होगा। ये 100% मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये होता ही होता है। ठीक है ऐसा नहीं है कि ये कहीं चीज़ पढ़ी है, ये है, लेकिन ये होता है। अगर आपकी कुंडली का अष्टम भाव मजबूत है तो आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं मार्केट में और बहुत ग्रो करते हैं। आजकल सर थोड़ा सा जैसे पेरेंट्स हैं, अब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी कुंडली बनाई जाती है, उस कुंडली के हिसाब से उन पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल मैंने देखा है पेरेंट कुंडली तो बनवा लेते हैं लेकिन बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की कुंडली, उसकी दशाएं कितने कितने साल पर दिखवानी चाहिए कि क्या अभी इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इम्पैक्ट नहीं होने वाला है? बिल्कुल, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जानकारी सबको होनी चाहिए जी। तो बच्चे का बारे में मैं कहूँगा कि माँ बाप को सबको, बल्कि माँ बाप को सबको अपनी कुंडली के बारे में बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए और समय समय पर अपनी कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए जी। कुंडली के अंदर दशा, अंतरदशा, इनफैक्ट आपकी वर्ष कुंडली जो कि आपकी जन्म तारीख से, इस जन्म तारीख से अगले जन्म तारीख तक एप्लीकेबल रहती है जी, इफेक्ट पूरा डालती है। अगर आप समय रहते उस कुंडली को एनालाइज करा लेते हो तो आप उसके अंदर बहुत सारी कुछ छोटी छोटी रेमेडीज खुद कर सकते हो और उसके नेगेटिव इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। बच्चों की कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? देखिए, बच्चों की कुंडली आप जब दिखाओगे तो आप प्लान कर पाओगे और आप जान पाओगे कि उसके भविष्य में क्या चीज़ें हैं जो कि अगर नेगेटिव हैं, जिसकी रेमेडीज आप बहुत पहले शुरू कर सकते हो जी। और जब आप लॉन्ग टर्म तक रेमेडीज करते हो तो इसका इफेक्ट आता ही आता है जी। मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस में शनि बैठे हुए हैं जी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप ज़रूर देखिए, जिसकी भी कुंडली के अंदर सेकेंड हाउस में शनि नेगेटिव होके बैठे हैं या छठे हाउस के स्वामी होके सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं तो ये तो और ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो उसको पारिवारिक समस्या ज़रूर होगी। ठीक है। परिवार में उसकी नहीं बनेगी, परिवार में उसको चैलेंजेस फेस होगा ही होगा, धन संचित नहीं होगा। धन कमाना अलग बात होती है, सेव करना, धन संचित अलग बात होता है। कमाता आदमी सेकेंड हाउस से है, सेकेंड हाउस से बचाता है और कमाता है व्यक्ति 11th हाउस से। ठीक है। धन आना एक अलग बात है, धन संचय करना एक अलग बात है। जी बिल्कुल। तो संचय जो होता है वो सेकेंड हाउस से देखा जाता है। अगर आपको बच्चे की कुंडली को पहले दिखा के पता चल जाए तो माँ बाप को ये समझ में आ जाता है कि उसकी, क्योंकि वो कर्मा है, बिल्कुल, वो कर्म अपने पूर्व जन्म के कर्म से वो वहाँ पे बैठे हुए सेकेंड हाउस में शनि वो अपने पूर्व जन्मों से लेके आया है। तो हमें अगर ये समझ में आ रहा है कि बच्चे को वो है तो माँ बाप भी कुछ प्रयासों से उसकी नेगेटिविटी कम कर सकते हैं और बच्चे को समझ सकते हैं जी कि ऐसा उसका बिहेवियर है तो क्यों है जी। और उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत सारे मंत्रों का जाप करके, बहुत सारी अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करके जो शनि से संबंधित है तो उनकी नेगेटिविटी ख़त्म की जा सकती है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आपको अपने जन्मदिन से पहले कुंडली ज़रूर दिखाइए हर साल और थोड़ा बहुत ज्ञान, बेसिक ज्ञान तो ज़रूर लीजिए एस्ट्रोलॉजी में। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट या रीजन का व्यक्ति बता सकता, आप खुद भी बहुत सारी चीज़ें जो है जान सकते हैं जी। और बेसिक जब आपको समझ आ जाता है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता और उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं। सर, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और सुना है, उनको अपना बर्थ टाइम नहीं पता है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों का बर्थ डेट भी नहीं नोट डाउन किया, टाइम भी नोट डाउन नहीं किया, अपने हिसाब से लोग कैलकुलेशन करते हैं। उन लोगों की कुंडली कैसे बनाई जाए? बिल्कुल,
अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस ज़माने में बहुत सही सारे बात, लोग जी, वो टाइम पर नहीं टाइम होता। नहीं पता, सही बात। टाइम जानने के लिए देखिए क्या होता है कि बहुत मिनिमम उसको आप एक्सपर्ट रेज व्यक्ति जो होगा वो व्यक्ति के बिहेवियर और उसकी शारीरिक संरचना से जी बिल्कुल निकाल लेगा कि उसकी बेस कुंडली क्या है। जब हम बेस कुंडली की बात करते हैं तो लगन कुंडली की, मतलब लगन कुंडली उसकी क्या होगी। ठीक है। किसी का चेहरा साफ साफ उसके लगन के बारे में बताता है। कुंडली का पहला भाव उसके चेहरा, उसकी बनावट, शारीरिक संरचना उसकी बता देती है। जी तो अगर थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा होता है तो व्यक्ति को बहुत एक्सपर्ट होगा, वो कुंडली चेहरा देख के और बॉडी की संरचना देख के लगन तो बन ही जाएगी। जी और राशि, चूंकि चंद्रमा जो है एक राशि में 2.5 दिन रुकता है, जी तो ये हमें पता चल जाएगा कि व्यक्ति की राशि कौन सी थी उस समय। ठीक है। तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर अगर किसी को लगता है कि और रिफाइन तरीके से जाना है तो हाथ देख के भी व्यक्ति की कुंडली बनाई जा सकती अच्छा, है। हाथों से भी? बिल्कुल, ठीक है। बहुत, लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए और मार्केट में मुझे लगता नहीं कि हर व्यक्ति इसका एक्सपर्ट होगा। हाँ, बहुत रेयर एक्सपर्ट होंगे जो कुंडली में हाथ देख के भी बिल्कुल बता आपको सकते, जी। हाथ देख के कुंडली बन जाएगी। तो सर, क्या एस्ट्रोलॉजी से किसी बच्चे के भविष्य की कैरियर के बारे में पता चल सकता है? क्या ये बिजनेसमैन बनेगा या किस तरीके की जॉब करेगा, क्या हमें पता चल सकता है उसके बारे में? बिल्कुल, कुंडली के अंदर सब चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होती है। जी कुंडली का छठा भाव हमारी नौकरी से संबंधित होता है ठीक है। और कुंडली का 7वां घर हमारे दिखाता है कि बिजनेस से कनेक्टेड होता है। कुंडली का 10th हाउस, 7वां और छठा घर हम प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। अगर आप बिजनेस में हो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके 10th हाउस, देखिए प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं तो कुंडली का 10th हाउस जो होता है वो आपके प्रोफेशन से जुड़ा होता है। ठीक है। जब भी आपके प्रोफेशन का कनेक्शन 10th हाउस से 7th हाउस से बनेगा तो यानी कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस की प्रति झुकाव होगा। जी और इसके अंदर हमें ये भी देखना पड़ता है कि बुध की प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि बुध का सबसे ज़्यादा कनेक्शन बिजनेस से होता है। जी केंद्र में कहीं बुध बैठे हैं यानी कि 10वें हाउस में, लगन में, बेसिकली 10th हाउस से उनका कनेक्शन जी। बन रहा हो तो व्यक्ति को बिजनेस की तरफ जुड़ाव होगा ही होगा। ठीक है। और बड़े आसान से हम देख सकते हैं कि ये बिजनेस कुंडली है या फिर ये नौकरी वाली कुंडली है। ठीक है। बिजनेस कुंडली होगी तो बुध प्रधान होंगे और शनि प्रधान कुंडली होगी तो यानी कि व्यक्ति नौकरी करेगा। शनि मतलब नौकरी, बुध मतलब बिजनेस। तो इनकी प्लेसमेंट और 6th, 7th और 10th के हाउस की प्लेसमेंट को देख के हम बड़े आराम से दिखा सकते हैं कि कुंडली के अंदर व्यक्ति को बिजनेस फील्ड में जाना चाहिए या फिर नौकरी में। आप सर छोटा सा एडवाइस कीजिए, आजकल के जो लोग हैं, जैसे कोई जॉब करने वाला आदमी अचानक बिजनेस करने का प्लान कर लेता है, और लोग देखता है कि हर आदमी स्टार्टअप कर रहा है, उसको अपनी कुंडली क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि आजकल लोग बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन लॉस हो जाता है, डूब जाता है, उससे थोड़ा बहुत सेविंग भी करी वो भी डूब जाती है। ये जो आपने जैसे भी बताया कि रीजंस क्या होता है, उसकी कुंडली में हो सकता है जॉब ही हो और अचानक बिजनेस करने का प्लान कर लेता है, उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप बहुत सिंपल तरीके से ये देखें कि पहली बात तो बेसिक आपको पता है कि लगन कुंडली, आप लगन कुंडली को सामने रखिए और आप देखिए कि आपके 10th हाउस में अगर बुध बैठे हैं, 10th हाउस में बुध बैठा व्यक्ति को बिजनेस करने की इच्छा देगा, बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग देगा कि मुझे बिजनेस करना ही है, बार बार उसकी फीलिंग्स आएंगी। यानी कि लगन में भी बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो या उससे उसका कनेक्शन बना हो। और अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर 6th हाउस एक्टिव है और 6th हाउस में शनि का कनेक्शन है तो व्यक्ति को नौकरी ही करनी चाहिए। 6th हाउस का कनेक्शन अगर 10th हाउस से बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है या किसी तरह से ग्रह कंबाइन करके बैठ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको नौकरी करनी है। लेकिन बुध का अकेला बैठना सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको बिजनेस में जाना है। एक तरफ होती है बिजनेस की इच्छा और वो दूसरा होता है बिजनेस में के फील्ड में जाके एग्जीक्यूशन करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी इच्छा हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस में जाके सफल होगे। उसके लिए पूरी कुंडली का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, यानी कि छठा घर, फिर आपका 9th हाउस और फिर आपका लगन, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लगन कमज़ोर है तो कुंडली के अंदर चाहे कितने भी अच्छे ग्रह दोष योग बने हुए हैं
व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता और बहुत चैलेंज आएंगे, मतलब बहुत चैलेंज आएंगे, और उसको फिर अकॉर्डिंगली उन ग्रहों का रेमेडीज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कुंडली का प्रॉपर एनालाइज कराइए। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर 11th हाउस का स्वामी अगर 10th में बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 11th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है, कोई भी हो, और उसका बिजनेस का उसके अंदर योग बना हुआ हो, बिजनेस का योग बना हुआ है, 11th का स्वामी 10th में बैठा है, तो बिजनेस कैसे करें जो सक्सेसफुल हो? अपने नाम से बिजनेस कीजिए, अपने नाम से, आपका नाम ही ब्रांड बन जाएगा जी। कुछ दिखाने के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अपना बिजनेस किस नाम से स्टार्ट करें, तो अगर 11th का स्वामी 10th में बैठा हुआ है तो आपको ब्रांड, आप खुद ही एक ब्रांड हो। ठीक है। अपने नाम से काम शुरू कर दीजिए, काम चलेगा। तो कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करके, बुध की स्थिति देख के, शनि की स्थिति देख के, लगन और नवम भाव की स्थिति देख के ही डिसाइड करें कि आपकी कुंडली में वाकई ही बिजनेस का योग है कि नहीं। देखिए, इसके अंदर आप लोगों ने बहुत सुना होगा जी। कि व्यक्ति संघर्ष बहुत कर रहा है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रोल 3rd हाउस का भी होता है, 8th 6th का भी होता है, 10th का होता है, 11th का होता है। इन भावों को हमको, अगर आपके ग्रह हैं तो इनको कहते हैं तीसराय भाव। जब इन भावों का कनेक्शन बनता है तो भी व्यक्ति जो है बिजनेस में ग्रो करता ही करता है, क्योंकि तीसरा हाउस हमारा होता है पराक्रम का, छठा हमारे संघर्ष का, 10वां हमारे कर्म का, और 11वां हमारे कर्म से मिलने वाले लाभ का। ठीक है। तो अगर इन हाउसेस में आपके ग्रह आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको बहुत मेहनत करके बड़ी चीज़ मिलने वाली है। अगर तो आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हाँ, बुध की स्थिति ज़रूर हमें चेक करनी चाहिए। जी। ठीक है, तो आप इस तरह आप बिल्कुल देख सकते हैं। सर, एस्ट्रोलॉजी से क्या हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में सक्सेस या पैसा है या नहीं है? कुंडली से साफ साफ पता चल जाता है कि कितना पैसा आपको मिलना है। अच्छा। आप करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे या करोड़पति बनोगे, बिल्कुल जी जी। साफ साफ आपकी कुंडली साफ साफ इंडिकेशन देती है। और देखिए, धन जो होता है वो आता है गुरु से। ठीक है। ठीक है, गुरु जो है सबसे बड़े धन के कारक हैं। जो लग्जरी हमारी लाइफ में आती है, हालांकि शुक्र हमारे धन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको कंटिन्यू एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब नहीं समझ में आ रहा हमारी कुंडली में, आपके क्वेश्चन से पहले एक उत्तर दूंगा इसका, कि अगर नहीं समझ में आ रहा कि पैसा कहाँ से लाएं, क्या काम करें जो पैसा है जी, तो कुंडली उठाइए और देखिए कि शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। शुक्र से दूसरा हाउस, यानी कि शुक्र मतलब वीनस से दूसरा हाउस से संबंधित कार्य कीजिए, वहाँ से आपको पैसा निश्चित आएगा, 100% आएगा। अब कितना आएगा ये डिपेंड करता है आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की पोजीशन, बृहस्पति देव की स्थिति, और आपके 2nd हाउस जो धन और 11th हाउस जो कि रेगुलर इनकम है, उनकी प्लेसमेंट और उनके कॉम्बिनेशन से। ठीक है। अगर ये हाउस के स्वामी 6, 8, 12 में चले गए हैं तो आपको धन संबंधित परेशानी होगी। ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है तो समझ जाइए कि आपके करियर में उतार चढ़ाव आना निश्चित है। ठीक है। अष्टम हाउस हमारा छुपा हुआ हाउस है और यहाँ से पैसा भी आता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अब तो क्या करें, फिर हमारी नौकरी चलेगी नहीं। जी। तो यहाँ पे काम करता है कर्मा अलाइनमेंट। मुझे समझ में आ गया, मेरे 10th हाउस का स्वामी 8th में बैठा है, यानी कि मुझे 8वें भाव से संबंधित कार्य करने हैं। ठीक है। अगर आप अष्टम हाउस से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको काम आसानी से चलेंगे। यानी कि कौन से अष्टम हाउस से हो? अष्टम हाउस मतलब फॉरेंसिक साइंस, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी या ऑक्टल की किसी भी फील्ड से जुड़ते हैं तो आपको काम चलेगा ही चलेगा। अब आपकी इच्छा कुछ और है जी, और गुरु में कुंडली में इंडिकेशंस कुछ और मिल रहे हैं, तो जब रिवर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके करियर में, आपके डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस फेस होंगे ही होंगे।
ठीक है। इसीलिए कुंडली का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हमारी कुंडली क्या बताती है कि किस डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में अपने करियर पे फोकस करें, तभी हमें लाभ मिलता है। जी सर, जैसे आजकल जो नई जनरेशन है या जो लोगों ने लव मैरिज की है बिना किसी कुंडली के मिलान किए, तो एस्ट्रोलॉजी उस शादी के बारे में क्या कहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी मैं कभी भी अपने लोगों को, अपने जानने वालों को कभी भी, या जो मेरे क्लाइंट हैं उनको मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि कुंडली बिना मिलाए शादी कीजिए। कुंडली मिला के ही शादी कीजिए। लव हो या अरेंज हो। देखिए, लव तो मतलब ही नहीं होता। जब आप लव कर रहे हैं तो आप किसी से सही बात है। वो तो कहेंगे नहीं। लव मैरिज भी इंडिकेटेड होती है, लव मैरिज अलग होती है। लेकिन लव मैरिज का मतलब होता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति को हर चीज़ से एक्सेप्ट कर लिया है। जी ठीक है। लेकिन अगर आप जब शादी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कुंडली मिला के ही शादी करें, क्योंकि उसके बाद दोनों पार्टनर्स के जो ग्रह हैं वो आपस में इफेक्ट डालते हैं, और चैलेंजेस अगर कुंडली में नेगेटिव प्लेसमेंट है प्लैनेट की जी। तो आती ही आती है। जैसे लव मैरिज का डिवोर्स हो जाते हैं बहुत सारे लोग। बिल्कुल। अगर कुंडली के 7th हाउस में राहु और शनि का कनेक्शन बना हुआ है, या छठे 7th हाउस के स्वामी जो हैं छठे 8वें 12वें बैठे हुए हैं, और यहीं कहीं नवांश कुंडली से भी सेम चीज़ होती है, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, अलगाव होना ही होना है। और अलगाव का मतलब ये होता है कि व्यक्ति किसी ना किसी कारण डिस्टेंस पे हो जाता है, या तो पार्टनर चाहे काम की वजह से, चाहे आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर रहने लगते दूर हैं। होने लग जाता है। सही। तो जब ये योग राहु की प्लेसमेंट गलत बनी है, 7th हाउस का स्वामी पीड़ित है, तो व्यक्ति के लाइफ में डाइवोर्स होगा ही होगा। ठीक है। अगर कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है तो कुंडली जब भी शादी करें कुंडली मिला के ही करें, क्योंकि मंगल एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को संभालने के लिए सामने वाले पार्टनर का भी मांगलिक होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ी रेमेडी है। मान लीजिए कोई नॉन मांगलिक है और मांगलिक शादी कर लेते हैं, लव मैरिज पता ही नहीं उनको कि वो एक मांगलिक है, नॉन मांगलिक के बाद में कभी पता चला कि भाई तुम तो मांगलिक और मैं नॉन मांगलिक, फिर तो लोग क्या करें? तो जब भी कभी मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी, पहले तो मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप मांगलिक और नॉन मांगलिक से शादी करें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग तरीके से पूजा वगैरह कराते हैं, करनी चाहिए और करवा के हो भी जाती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत आते हैं। जी। सबसे अच्छा तरीका है कि अब मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करें, नॉन मांगलिक से बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो चैलेंजेस आते ही आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि बिना जाने अनजाने पास्ट में हो गई है, तो फिर तो हमारे पास बहुत रेमेडीज़ हैं जिसके अंदर हम पूजा वगैरह कराते हैं, लेकिन ये रेमेडीज़ बहुत लंबे समय तक जाके लाभ देती है। ऐसा नहीं है कि मांगलिक दोष बना हुआ है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और कल रेमेडी की और परसों ठीक हो जाए, नहीं। रेमेडीज़ आपको लंबे समय तक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको मांगलिक दोष की नेगेटिविटी कम होती है। जी। जब तक आपने कुंडली के अंदर मिला के शादी नहीं की है तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कुंडली ज़रूर मिलाएं जब भी शादी के लिए जा रहे हैं। लव मैरिज वालों के लिए क्या एडवाइस रहेगी कि शादी चलो आप लोगों ने कर ली, उसके बाद लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए एज पर द एस्ट्रोलॉजी? देखिए, लव मैरिज जब भी होती है, लव मैरिज के योग होते हैं कुंडली के अंदर। जब भी कुंडली के 5th हाउस का संबंध 7th हाउस से बनता है तो व्यक्ति जो है लव मैरिज करता है। ठीक है। या फिर कुंडली के अंदर राहु या शनि का संबंध 7th हाउस से बनता है तो व्यक्ति इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन जाके शादी करता है। ठीक है। अब अगर वो कॉम्बिनेशन जब बना है तो डेफिनेटली शादी होगी ही होगी। जी। अब राहु और शनि के कॉम्बिनेशन से या इस तरह के प्लैनेट की वजह से इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो आप ध्यान रखिए कि इन्होंने शादी तो ज़रूर कराई है, लेकिन राहु कारक है एक्सपेंशन का। ठीक है। तो यानी कि वो व्यक्ति उस रिलेशनशिप में आगे चल के संतुष्ट होगा ही नहीं। ठीक है। तो ब्रेकअप देगा ही देगा। तो अगर आपने शादी कर ली है और आपको बाद में पता चलता है कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह पीड़ित हैं, राहु शनि से पीड़ित हैं, तो आप नियमित रूप से शनि देव की उपासना करें। शाम को शनि देव को तेल का दीपक जलाएं, लोगों की सेवा करें,
हर शनिवार को गरीब लोगों को या वंचित लोगों को कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें। इससे क्या होगा, शनि की नेगेटिविटी कम होगी और हो सके तो हर शनिवार या महीने में 2 शनिवार और 2 मंगलवार को आप रेगुलर तौर पे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। ऐसा करने से लंबे समय तक जी जब आप करते हैं तो आपके जो कुंडली के अंदर प्रॉब्लम बनी हुई है शादी से संबंधित, उसमें भी कमी आ जाती है। जी इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत खराब है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप रेगुलर तौर पे दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का और उसमें शाप द्वार और पाठ का पाठ जो पाठ करते हैं तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपके जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपके बिजनेस में जॉब प्रॉब्लम चल रही है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपको चीज़ें फिक्स होती दिखेंगी। इसीलिए अगर आपको पता चलता है कि इस तरह की सिचुएशन है तो आप इन रेमेडीज़ का लाभ ले सकते हैं। सर, जैसे अभी आप बीच में बात कर रहे थे कि मांगलिक दोष एक जो है वो मांगलिक एक एनर्जी, मंगलिक एनर्जी होती है, वो बेसिकली थोड़ा डिस्क्राइब थोड़ा सा बताइए कि किसी को अगर मांगलिक दोष है, मांगलिक है कुंडली के अंदर, तो वो क्या होता है बेसिकली? देखिए, मांगलिक क्या होता है, मंगल की एक पोजीशन होती है जो हम कुंडली में देखते हैं, जिसकी वजह से मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मंगल एक सेनापति है। ठीक है। सेनापति कुंडली के अंदर सूर्य राजा है जी। कोई भी राजा बिना सेनापति के कोई भी युद्ध नहीं जीतता। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और कुंडली के अंदर जो मंगल होते हैं उनमें ताकत बहुत होती है जी। वो कभी भी झुकना पसंद नहीं करते। जी। एनर्जी बहुत होती है। तो कुंडली के अंदर कुछ ऐसी मुख्य पोजीशंस हैं, जब इन जो पोजीशंस पे जब मंगल होता है तो उनको मांगलिक दोष हम कह देते हैं। जी। जब कुंडली के अंदर लगन में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या 12वें में मंगल बैठा हो जी। तो मांगलिक दोष बनता ही बनता है। पर इस चीज़ को बहुत ध्यान से और ग्रहों की प्लेसमेंट भी चेक करनी पड़ती है। जी। अगर इन्हीं जगहों पे लगन कुंडली में मंगल बैठा है और यही चीज़ जाके नवांश में हो गई तो मंगल की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जी। मंगल क्या है, एनर्जी। उस एनर्जी को बैलेंस करना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी की कुंडली का मंगल वीक है, ठीक है। तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्व ही नहीं कर पाता, उस एनर्जी की वो व्यक्ति को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। अब इसी चीज़ में, क्योंकि जब दोनों की एनर्जी इनबैलेंस होगी तो आपस में झगड़े होंगे। जी। अब मंगल कभी भी झुकना पसंद नहीं करता, बिल्कुल। तो तब जाके इसलिए दोनों के आपस में टकराव होगा। बिल्कुल। इसीलिए एनर्जी को बैलेंस करने के लिए दोनों ही पार्टनर मांगलिक होने चाहिए। इसीलिए मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक व्यक्ति से शादी करना बहुत अच्छी रेमेडी होती है। ठीक है। हम पूजा वगैरह कराते हैं, वो सब वर्क करती है, जी। लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है। सर, जैसे आजकल लोग कोई बिना किसी कंसल्टेशन के रत्न पहन लेते हैं, स्टोन पहन लेते हैं। कोई इसको शौक के लिए अच्छा लगा कि भाई देखा कि आपके हाथ में क्या है और गए वो, उन्होंने भी वो कर लिया, तो वो क्या उनकी लाइफ को चैलेंजेस होते हैं? बिल्कुल। देखिए, स्टोन्स जो होते हैं हमारी कुंडली के अंदर बहुत वर्क करते हैं। जी। लेकिन कभी भी कोई भी स्टोन्स बिना कंसल्टेशन के नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होने लगता है। ठीक है। हमें कुंडली का एनालिसिस करा के ही पहनना चाहिए। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता कि आप थोड़ा बहुत कुंडली देख सकते हैं और आप जानते हैं स्टोन पहनना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली के लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं, या फिर आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड है और वो केंद्र में कहीं बैठा हुआ है तो आप उसका रत्न पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली का कंसल्टेशन ज़रूर करवाएं, सो दैट उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर ना आए। क्योंकि रत्न अगर बिना कंसल्टेशन से आप पहनते हैं तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली गलत आता है। सर, आजकल कुछ कंपनी मैंने देखा, आजकल ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स आती हैं, वो ऑनलाइन रिपोर्ट्स बनाती हैं कि आप हमें को थोड़ा बहुत बताइए और हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशन बता के देंगे, कुछ रेमेडीज़ बता देंगे और उससे आपका समाधान हो जाएगा। तो क्या वो सही है? सॉल्यूशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, जब भी आप किसी से कंसर्न करें तो पहले तो ये चेक कर लीजिए कि सामने वाला बताने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट हो। जी। कुंडली गलत नहीं होती,
और आजकल तो एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो बहुत आराम से कुंडली बनाई जा सकती है। बनाना बड़ी बात नहीं है, बनाना तो कोई भी बना सकता है। हाँ, आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसके बेसिस पे लोग बनाते हैं, वो बिल्कुल ठीक बनाते हैं, और उसको बना के जो उसके बेसिस पे कंसल्टेशन देते हैं, रेमेडी बताते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं फिर भी कहूँगा कि बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि सामने वाला क्या बता रहा है। ऐसा ना हो कि कुंडली में जो चीज़ है ही नहीं और उसका आपके खौफ पैदा कर रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए बेसिक जानकारी हमेशा कुंडली के बारे में। सर, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अचानक थोड़ा सा झगड़ा या कलह में बदल जाता है, उन लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? एक वाइफ को या एक हस्बैंड को क्या ध्यान दें, क्या रेमेडीज करें, या क्या उस समय करें कि रिलेशन एकदम बैलेंसिंग रहे? कुंडली के अंदर जब भी आपकी राहु, शनि, केतु, मंगल का कॉम्बिनेशन 7th हाउस से बनेगा, ठीक है, तो आपका अपने पार्टनर से झगड़ा होगा ही होगा। यानी कि इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आ गई और इनका कॉम्बिनेशन 7th हाउस से बना हुआ है, तो प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसे टाइम पर इन ग्रहों से संबंधित दान कर सकते हैं, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा गौ माता की सेवा करेंगे, अगर आप गौ माता की रेगुलर सेवा करते हैं, हमारे गौ माता में समस्त ग्रहों का वास होता है। अगर आप लंबे समय तक गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको निश्चित लाभ होगा। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आपके ऑडियंस को, कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के 11th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र बैठे हैं, तो उसे गौ माता की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बिगड़े हुए भाग्य भी सुधर जाएंगे और आपको हर तरह से लाभ होगा। बस ध्यान रखना है कि कभी भी गौ माता को बेचना नहीं है, दान नहीं करना है जी, और ना ही दान करना है, ना ही बेचना है। हमेशा उसकी सेवा करनी है। वो लोग जिनकी कुंडली के अंदर स्पेशली 11th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनको जरूर सेवा करनी चाहिए, उससे उनको निश्चित लाभ। वैसे तो सभी सेवा करेंगे तो लाभ होता ही होता है। किसी थोड़ा पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन है सर, किसी बच्चे का पढ़ाई में कभी कभी मन लगता है, कभी कभी बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खेल कूद में ज़्यादा मन लगता है, उन पेरेंट्स को क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी कुछ लोग हर बच्चे की कुंडली का अलग अलग फ्लेवर होता है। हर व्यक्ति पढ़ाई में एक्सील कर रहा हो ज़रूरी नहीं जी। कुछ लोगों का कर्मा कुछ लोगों के लिए अलग अलग बना होता है, तो इसलिए कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराएं। जब भी राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा 3rd हाउस में या 4th हाउस में, तो व्यक्ति यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा। ठीक है, ऐसी केसेस में बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करें, उसको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगाएं। मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने वाला बहुत ज़्यादा होगा, वो बैठेगा नहीं। तो उसको आप जब तक फिजिकल एक्टिविटी, उसकी एनर्जी नहीं निकलेगी तब तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद वाले होते हैं, सही बात, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर राहु बहुत एक्टिव होते हैं। इसीलिए उनको कहीं ना कहीं अदर्स एक्टिविटी में ज़्यादा, स्पोर्ट्स में या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फिजिकल वर्क कराती है उसमें इन्वॉल्व ज़रूर करें। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का चलन है, तो ऐसे बच्चे जिनके राहु बहुत एक्टिव है उनको आप जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या सोशल मीडिया के इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं जो राहु से संबंधित ये चीज़ें हैं, इनसे ज़रूर दूर रखें, क्योंकि राहु की एनर्जी बढ़ जाती है इससे। जी जी सर, किस्मत और कर्म इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है एक इंसान के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप कर्म थोड़ा भी करेंगे, अगर किस्मत में लिखा है तो आपको हासिल हो जाएगा। आपकी क्या सजेशन है इस पर एस्ट्रोलॉजर? बिल्कुल, देखिए, कर्म से ही भाग्य बनता है जी। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूं। आज जो हम हैं अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों से हैं जी। तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हमारे आज का भाग्य बना है जी। तो ऐसा नहीं है कि हमने आज जो हम भाग्य को कहते हैं, भाग्य डेफिनेटली बहुत रोल प्ले करता है, 100% रोल प्ले करता है। मेरा अपनी कुंडली का एक्सपीरियंस है, अगर आपकी कुंडली में भाग्य का स्थान बहुत मजबूत है, बृहस्पति बहुत मजबूत है, तो आपको चीज़ें अपने आप आके मिलेंगी जी।
कुंडली के 3rd हाउस में जितने पॉजिटिव प्लैनेट पॉजिटिव बैठे हुए हैं, अच्छे तरह से बैठे हुए हैं, तो आपके काम अपने आप बनेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान मजबूत हो जाता है। जी। आपको भाग्य स्थान मजबूत तभी मिलेगा जब आपने पूर्व जन्म में कर्म अच्छे किए। तो भाग्य बनता ही कर्म से है। तो आपने अगर पूर्व जन्म में कर्म किया होगा तभी वो भाग्य बना हुआ है। तभी आज कुछ लोग अपने भाग्य से बहुत अच्छी जगह पर हैं, बिल्कुल सही बात। और कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी नहीं मिल जी, रहा। बिल्कुल सही। तो कुंडली का भाग्य का रोल बहुत ज़्यादा है, पर बनता कर्म से कर्म है। से ही हमारा प्रारब्ध बनता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ा सा सर अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को आपके बारे में, क्योंकि आपने इतनी सही चीज़ें बताई हैं, कुछ अपने बारे में बताइए सर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर राजीव, कम से कम मुझे 25 साल इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो चुका है, और मैं एक प्रोफेशनल हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वस्टकारा फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए काम करती है। इस एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं उन सभी लोगों की हेल्प करता हूँ, और इस फील्ड में मुझे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में कम से कम 25 साल हो चुके हैं। और मैं क्लास 10th में था जब मैंने ये एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, तो उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था। जी। और आज मुझे चीज़ों पे इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ रिसर्च के लेवल पे है। तो आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि टॉपिक्स पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जी। तब जाके आप किसी चीज़ को बता सकते हैं। तो बहुत लंबा समय हुआ है, और उसकी वजह से मैं आज आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। जी। नमस्कार सर। जय श्री राम। थैंक यू सर। दोस्त कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं हमारे पॉडकास्ट के बारे में, और हमारे पॉडकास्ट को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।